नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूनिक स्टार पे। दोस्तों, मैं देव प्रकाश। अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी फोर्थ सेमेस्टर के सेकेंड पेपर की, जिसमें मैंने आपको संस्थागत नियोजन के बारे में बताया था। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे संस्थागत नियोजन के क्षेत्र। संस्थागत नियोजन के क्षेत्र की बात करेंगे दोस्तों। संस्थागत नियोजन के क्षेत्र आप याद रखिएगा, मुख्य रूप से आपको दो क्षेत्र दिखेंगे। दो क्षेत्र कौन कौन से? तो वो दो क्षेत्र हैं, एक जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक, और एक क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं अकादमी। अकादमी जो क्षेत्र है, इसमें आपको दो चीजें ध्यान देना है। एक पाठ्यक्रम और एक है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्यक्रम और पाठ्य सहगामी क्रियाएं। दोस्तों, हमें याद रखना होगा कि इस तरीके से हम देखें, क्षेत्र दो ही है। तात्पर्य यह है हमारा कहने का कि अगर आप संस्थागत नियोजन करना चाहते हैं तो संस्था के अंतर्गत आपके दो क्षेत्र आते हैं, एक भौतिक, एक अकादमी। और भौतिक के बाद अकादमी की जब बात करते हैं तो इसमें पाठ्यक्रम है और पाठ्य सहगामी क्रियाएं। ध्यान से समझिएगा कि जो भौतिक है, भौतिक में क्या आ जाएगा। तो देखिए, भौतिक का तात्पर्य यह है मेरे मित्र कि हम जिन वस्तुओं को देख रहे हैं, छू रहे हैं, जहां बैठ रहे हैं, उन्हें हम भौतिक चीजें कहते हैं। जैसे विद्यालय का भवन, विद्यालय में शौचालय, विद्यालय में पुस्तकालय, विद्यालय में बरामदा, फर्नीचर और खेल के मैदान, ये सभी भौतिक सामग्री होंगे। और इनको अगर आप नियोजित करते हैं तो यह भौतिक क्षेत्र का संस्थागत नियोजन कहलाएगा। तो दो लाइन लिखना तो भाई पड़ेगा 2 नंबर में। तो हमें याद रखना है कि जो भौतिक नियोजन है, इसमें आपको हॉल, पुस्तकालय, शौचालय, और याद रखिएगा शौचालय एक बॉय के लिए और एक गर्ल के लिए होना चाहिए। और उसके बाद आप बात करेंगे तो कक्ष, यानी कि विभिन्न विषयों के लिए कक्ष या विभिन्न कक्षाओं के लिए कक्ष का होना बहुत जरूरी है। इसलिए कक्ष की बात कर लिए। फिर उसके बाद खेल का मैदान। आपने देखा कि खेल के मैदान की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए खेल का मैदान होना अति आवश्यक है। कारण जब हम विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन करते हैं तो उसमें बालक का शारीरिक रूप से सक्रिय होना उसके मांसपेशियों को मजबूत करता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको प्रयोगशाला, उसके बाद पानी की व्यवस्था, इन सब की व्यवस्थाएं जब आप करते हो तो यह भौतिक क्षेत्र में संस्थागत नियोजन कहलाता है। यानी कि हमें हॉल, पुस्तकालय, अब पुस्तकालय है तो उसमें पुस्तकों की व्यवस्था होनी चाहिए, पुस्तकें किस आधार पे होनी चाहिए, ये सारी। शौचालय है तो एक बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए होने चाहिए। खेल का मैदान होना चाहिए बड़ा सा, क्योंकि उसमें फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट अथवा अन्य खेलों को खेला जा सके। प्रयोगशाला यानी विज्ञान के लिए प्रयोगशाला की जरूरत पड़ती है। आप जानते हैं कि बालक प्रत्यक्ष रूप से ही सीखता है, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करके सीखता है। इसलिए यहाँ पे प्रयोगशाला, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, और तो और सबसे जरूरी है पूरे विद्यालय प्रांगण की साफ सफाई और साज सज्जा। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि भौतिक
अगर हमें नियोजन करना है, संस्थागत नियोजन में भौतिक चीज़ों को देखना, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं पाठ्यक्रम। जब हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो याद रखिएगा, इसमें आपको जैसे बालकों का लेख सुधार, बालकों का लेख सुधार, बालकों का लेख सुधार, उसके बाद आप इसमें अच्छे अध्यापक की व्यवस्था, अच्छे अध्यापक की व्यवस्था, और इसमें आप और भी चीज़ों को जोड़ सकते हैं, जैसे पुस्तकों की व्यवस्था। देखिए ये पाठ्यक्रम से रिलेटेड है ना, पाठ्यक्रम से रिलेटेड है। और यहाँ पे एक उचित समय सारणी भी बना सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि उचित समय सारणी का निर्माण। अब देखिए, आप इतना लिख देंगे तो आपके डीएलएड में पूरा नंबर मिल जाएगा। तो हम देख लेंगे पाठ्यक्रम में ये सारी चीजें हो जाएंगी दोस्तों। आगे देखते हैं पाठ्य सहगामी। देखिए पाठ्य सहगामी का मतलब होता है, सहगामी मतलब साथ गमन करना, और स्कूल के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज है कि स्कूल हमेशा समुदाय, समाज आदि को लेकर चलेगा। समाज की परंपराओं, उसकी मान्यताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। देश में राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र आदि की भावनाओं को बच्चों में डालने की कोशिश करेगा। यानी कि जब हम संस्थागत की बात करते हैं तो इसमें हम लिख सकते हैं सबसे पहला काम कि हमें स्कूल में खेलों का आयोजन करना चाहिए, यानी विभिन्न प्रकार के खेल का आयोजन, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। तो आप देख रहे हैं खेल के माध्यम से भी हम सामाजिक दायित्वों को बढ़ा सकते हैं, सामाजिक मूल्यों को बढ़ा सकते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भी इसको बढ़ा सकते हैं। और इसमें अनुशासन का बहुत ज़्यादा रोल होता है, इसलिए हमें याद रखना है कि अनुशासन की व्यवस्था करनी होगी, अनुशासन की व्यवस्था करनी होगी, अनुशासन। तो इस तरीके से जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, इसमें खेल का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अनुशासन और स्कूल तथा समुदाय का एक अच्छा संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। तो बस हम आपको बता दें कि स्कूल प्लस समुदाय, इन दोनों का संबंध भी होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि संस्थागत नियोजन के क्षेत्र में भौतिक, अकादमी, दो तरीके के क्षेत्र हैं। अगर हम भौतिक की बात करें तो वर्तमान में जहाँ पे हम बैठते हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका प्रत्यक्ष रूप से उपभोग करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अगर अकादमिक की बात करें तो पाठ्यक्रम, बालकों का लेख सुधार, अच्छे अध्यापक की व्यवस्था, पुस्तकों की व्यवस्था, उचित समय सारणी का निर्माण और पाठ्य सहगामी क्रियाएं, खेल का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अनुशासन, स्कूल, समुदाय, इसको रखना है हमें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हम सभी ने अभी तक संस्थागत नियोजन की बात की थी, संस्थागत प्लानिंग की बात की थी, प्लान कैसे करते हैं, प्लान कैसे बनाते हैं। अब हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट क्या करते हैं। तो जैसे देखिए, मैनेजमेंट का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, प्रबंधन का जो इंग्लिश होता है वो होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, देखिए मैनेजमेंट का तात्पर्य है कि व्यक्तियों से कार्य लेना। अगर एक वाक्य में पूछ दे कि मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट का तात्पर्य है कि व्यक्तियों से कार्य लेना। अब देखिए हमने सुना है कई बार कि होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं,
तो इसका मतलब यह है कि जब वो करके आएंगे तो होटल में या फिर किसी भी संस्था में जहाँ जाएंगे वह कई लोगों की टीम बना करके उनसे कार्य लेंगे। तो मैनेजमेंट का तात्पर्य यह है कि व्यक्तियों से कार्य लेना। ये समझ में आ गया। देखिए एक व्यक्ति हैं जिन्होंने, जैसे जेम्स एंड लुंडे के अनुसार देख लेते हैं, तो जेम्स लुंडे, देखिए जेम्स लुंडे साहब ने कहा है कि प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। ध्यान रखिएगा, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए, हमारा उद्देश्य विशिष्ट है, कोई ना कोई उद्देश्य है जिसके लिए हम उसके प्रयासों को नियोजित करते हैं, समन्वित करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं और नियंत्रित करते हैं। अगर यह कला सब किसी में है तो वो एक अच्छा मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं कि मैनेजमेंट का तात्पर्य हो गया व्यक्तियों से कार्य लेना। वो हमने परिभाषा तो देख ली दोस्तों, अब देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। देखिए हम बात करते हैं इसकी विशेषता की, तो बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं बता दूं कि इसमें विशेषता यानी क्वालिटी क्या है इसकी, तो मैनेजमेंट की विशेषता यह होती है कि हमें लोगों से काम कैसे लेना है, लोगों को कैसे मोटिवेट करना है, लोगों में कैसे विश्वास जगाना है, लोगों में समन्वय की भावना कैसे लानी है, इसी को हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है, विशेषता तब तो पहले हो गई कि यह लोगों से काम निकालने की या लोगों से काम कराने की एक कला एवं विज्ञान है। तो आपको तो यही से पता चल गया कि एक विशेषता कि लोगों से या व्यक्तियों से कार्य कराने की कला या विज्ञान है। ये तो क्लियर हो गया ना। तो इसको हम नोट कर लेते हैं दोस्तों कि मैनेजमेंट क्या है, तो व्यक्तियों से कार्य कराने की एक कला एवं विज्ञान है। देख रहे हैं आप, कार्य कराने की एक कला है। तो मैनेजमेंट, जो मैनेजर साहब होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, कई लोगों की टीम होती है, उनको अपना कार्य बांटते हैं, सबको उनका उत्तरदायित्व देते हैं कि भाई आपको ये करना है, चपरासी को ये करना है, कलर को ये करना है, विज्ञान वाले शिक्षक को ये देखना है। तो इसी तरीके से तो मैनेजमेंट देखा जाता है। तो पहला एकदम सिंपली याद रखिए मैनेजमेंट की विशेषता कि व्यक्तियों से कार्य कराने की एक कला एवं विज्ञान है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं, तो यह क्या करता है, सारी सी बात है, हमें टीम चाहिए ना, और टीम चाहिए तो लोग होने चाहिए, और लोग उसी समुदाय से होंगे ना। तो लिख सकते हैं कि सामुदायिक भावना का विकास। इसमें सामुदायिक भावना का विकास भी बहुत तेज होता है, क्योंकि कई लोगों को साथ रख करके काम कराना है, तो उनमें एक समन्वय स्थापित होगा जिससे सामुदायिक भावना का विकास होगा। अब देखिए बड़े आराम से, इसमें कुछ रटना नहीं है, व्यवहारिक चीजें हैं कि लोगों को जुटाएंगे तो उनसे काम कराएंगे तो एक कला हो जाएगी और सामुदायिक भावना का विकास होगा उनमें। अब देखते हैं कि इससे क्या होता है, इसमें कार्य के प्रति अनुशासन की भावना का विकास, यानी जब इसमें लोग मिलकर के काम करते हैं तो उसमें अनुशासन की भी भावना का विकास होता है। आगे देख लेते हैं। अब देखिए इसमें मानवीय एवं भौतिक स्रोतों का समन्वय होता है। जैसे अगर कोई है स्कूल बनवा रहा है, तो भौतिक तो हमें बता दिया था ना कि भवन बनवाना है तो छड़, गिट्टी, सीमेंट, बालू लगेंगे। मैदान बनवाना है तो उसके लिए मिट्टी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो वो तो भौतिक हो गया। लेकिन उसको कर कौन रहा है, तो मनुष्य कर रहा है, व्यक्ति कर रहे हैं। तो उस भौतिक और इस मानवीय
दोनों स्रोत का जब समन्वय किया गया तब न प्रबंधन सुचारू रूप से संपन्न हुआ। तो इस तरीके से हमें कम से कम 4 विशेषताएं तो इसकी जाननी चाहिए। सबसे बड़ी एक और चीज है कि इसमें मानवता का विकास होता है, मानवता का विकास। आज हम विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं से लैस हैं, तो क्या यह किसी एक व्यक्ति की देन है? नहीं, यह कई व्यक्तियों की देन है। लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग खोजें की और सामूहिक रूप से वह इस समाज को, इस विश्व को कुछ न कुछ देकर गए। तो मैनेजमेंट भी तो सामूहिक रूप से काम करा रहा है, तो जाहिर सी बात है मानवता का विकास होगा। तो आप इससे बड़े आसानी से इन चारों चीजों को याद रखते हैं। किताब पढ़ेंगे दोस्तों तो इतनी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है कि आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस व्यवहारिक भाषा में आप 100% इसे याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने देख लिया कि प्रबंधन की परिभाषा क्या है, विशेषता या प्रकृति क्या है। अब हम लोग बात करते हैं प्रबंधन के पद की, कि भाई प्रबंधन अगर कर रहे हैं तो प्रबंधन का स्टेप क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट का स्टेप क्या होना चाहिए। तो प्रबंधन का पद देखिए, अब देखिए जाहिर सी बात है अगर प्रबंधन करना होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण करना होगा, यानी पहला इसका स्टेप क्या होना चाहिए। तो ये होना चाहिए उद्देश्य निर्धारण। उद्देश्य निर्धारण, आप देख रहे हैं पहला उद्देश्य निर्धारण है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई हमें क्या करना है, निर्देश देना। यह भी इसका एक पद है। देखिए मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं दोस्तों, निर्देश देना एक पद है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं इसलिए क्योंकि हमें 2 नंबर या 1 नंबर में ही लिखना होता है, और कापी भरने का मतलब एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आप उसे क्या कर रहे हैं, बरगला रहे हैं। तो इसलिए हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो निर्देश देना हो जाएगा, उसके बाद नियुक्ति देना, नियुक्ति भाई यह भी तो प्रबंधन का ही एक स्टेप है। उसके बाद जो नियुक्त हुआ उसमें समन्वय स्थापित करना, समन्वय तथा संपादन, यह भी क्या है, एक स्टेप है प्रबंधन का। फिर उसके बाद मूल्यांकन एवं नियंत्रण, मूल्यांकन एवं नियंत्रण, और सुधार एवं विकास, सुधार एवं विकास, और लास्ट है बहुत जरूरी, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देना। या यूं कहें कि आप उनके लिए पारिश्रमिक देते हो ना, तो वह भी एक प्रबंधन का ही भाग है, प्रबंधन का ही पद है। तो आपने देखा कि उद्देश्यों का निर्धारण, बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य संभव नहीं है, बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य संभव नहीं है। उसके बाद उद्देश्य निर्धारित करने के बाद निर्देश देंगे, और निर्देश देने के बाद अगर हम नियुक्ति करते हैं या निर्देश भी देते हैं नियुक्ति करने के बाद, तो निर्देश देना यानी कि किसी भी कार्य को करवाने के लिए एक गाइडलाइन देना भी एक प्रबंधन का कार्य है। समन्वय तथा संपादन, भाई हमने कहा था ना कि भौतिक और मानवीय स्रोतों में समन्वय स्थापित करना भी प्रबंधन का एक कार्य है, पद है। मूल्यांकन एवं नियंत्रण भी प्रबंधन का ही एक पद है, क्योंकि हम परीक्षा का आयोजन करते हैं, परीक्षा का आयोजन करते हैं, वह मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, और बच्चों को हम नियंत्रित करते हैं, यह भी प्रबंधन का अर्थ है। और हमेशा संस्था में सुधार एवं विकास के बारे में अग्रसर रहना, यह प्रबंधन का ही एक पद है। और लास्ट है कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना। अगर हमने स्कूल में शिक्षक रखा है तो उन्हें प्रोत्साहन के रूप में राशि मिलनी चाहिए, पारिश्रमिक मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, और समय समय पर पुरस्कार का भी आयोजन करना चाहिए कि जो व्यक्ति या शिक्षक बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली भांति तरीके से कर रहा है, उसे हम पुरस्कार भी देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट देती है और
केंद्रीय सरकार भी ऐसे लोगों को देती है, तो वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन करने वाले पद में आ जाएगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब मैं आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है महत्व एवं आवश्यकता। अब देखते हैं कि प्रबंधन का महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसका, प्रबंधन का महत्व एवं आवश्यकता। अब देखिए दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें क्यों, आखिर क्यों इसकी आवश्यकता है, क्या जरूरत है प्रबंध करने की, तो मैं बता दूं सबसे पहली आवश्यकता तो इसलिए है कि नियोजन, अभिप्रेरण तथा नियंत्रण में सहायक। प्रबंधन जो होता है किसी चीज को प्लानिंग करने, प्रेरित करने, अभिप्रेरित करने और उसको नियंत्रित करने में सहायक होता है। इसलिए प्रबंधन बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई संस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं और क्यों जरूरत पड़ रही है इसकी, तो इसलिए क्योंकि इससे मानव संबंधों का विकास होता है। अब देखिए मानव संबंधों का भी विकास हो गया इससे, और नियोजन, अभिप्रेरण तथा नियंत्रण में सहायक हो गया। उसके बाद इसमें क्या होता है, संस्थागत गुणवत्ता में विकास होता है, संस्थागत गुणवत्ता में भी विकास होता है। इसलिए यह जरूरी है, इसलिए प्रबंधन बहुत जरूरी है और बहुत ही सरल शब्दों में है मित्रों, याद रटने की जरूरत नहीं है। एक बार वीडियो देखिए, 2 बार देखिए और तीसरी बार में तो 100% याद हो जाएगा। क्योंकि आप ही सोचिए ना, मैनेजमेंट क्यों करते हैं हम, अपने बैग का, अपने स्कूल का, अपने घर का, इवन हम अपने लाइफ में मैनेजमेंट क्यों करते हैं, कारण सिर्फ इतना है कि उससे हमारा प्लान सफल होगा, हमें अभिप्रेरणा मिलेगी, हमें अनुशासित रूप से कार्य करके, यानी नियंत्रित रूप से हम अपना कार्य कर सकते हैं। मानव संबंधों का विकास होगा, संस्थागत गुणवत्ता में विकास होगा। कार्य को एकत्रित करने में सहायक, अलग अलग जगहों के अलग अलग तरीके से जो कार्य है उसको भी आप एकत्रित करके मैनेजमेंट के माध्यम से बड़े ही आराम से और सुचारू ढंग से पूरा कर सकते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद विकास की प्रक्रिया को सही दिशा निर्देश देने में सहायक। अब देखिए, विकास की प्रक्रिया को सही दिशा निर्देश देने की बात है तो प्रबंधन के माध्यम से ही हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसके हम संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के विभिन्न सोपान। दोस्तों हमने क्रमशः सारी चीजों को देखते हुए आ रहे हैं, हम देख रहे हैं अब कोई भी चीज हमसे अछूता नहीं रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और लास्ट है यह इस लेसन का, इस पाठ का, जिसे हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले की संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की जो सोपान है, सबसे पहला सोपान होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, आवश्यकताओं की पहचान होना चाहिए। आवश्यकता की पहचान कि हमारे संस्था को किस चीज की आवश्यकता है। उसके बाद भाई आवश्यकताएं तो बहुत होती हैं, लेकिन उसमें सबसे जरूरी आवश्यकता क्या है, हम भी अपने लाइफ में यही नहीं करते हैं कि अगर मुझे कई चीजों की आवश्यकता है, उसमें से सबसे पहले किसकी आवश्यकता है, किसकी जरूरत पड़ेगी, पहले उसको देखते हैं ना। तो आवश्यकताओं की पहचान कर लिया आपने, जिसमें बहुत सी आवश्यकताएं आ सकती हैं, तो हम उसमें से भी छांट लेते हैं कि प्राथमिकता किसको देना है, यानी कि प्राथमिकता का निर्धारण। अब उसके बाद देखते हैं कि उद्देश्य का स्पष्ट रूपरेखा होना चाहिए। उद्देश्य का
स्पष्ट रूपरेखा, उद्देश्य का स्पष्ट रूपरेखा, और उस उद्देश्य के लिए हमें क्रियान्वयन, किसी भी कार्य को क्या करना होगा, क्रियान्वयन व अनुश्रवण, यानी कि उसका क्रियान्वयन और उसका पालन करना होगा। अगर हम कोई नियम बनाते हैं तो उसका आप याद रखिएगा कि क्रियान्वयन हो और उसे पालन करना बड़ा जरूरी होता है। आगे देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं लक्ष्य पूर्ति का अनुमानित समय, कि हमारा काम कितने दिन में होगा। लक्ष्य पूर्ति का अनुमानित समय, और उसके बाद चरणबद्ध मूल्यांकन एवं कार्यनीति में सुधार। चरणबद्ध मूल्यांकन, ठीक है, चरणबद्ध मूल्यांकन। उसके बाद है कार्यनीति में सुधार, क्योंकि दोस्तों 2 नंबर में पूछेगा तो हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। उसके बाद है आपका पश्च पोषण, यानी कि फीडबैक। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि संस्थागत नियोजन और प्रबंधन के विभिन्न सोपान हैं। हमने लगभग उन सारी चीजों की बात कर ली जिसकी जरूरत आपको एग्जाम में पड़ने वाली है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और प्लीज अगर यह आपके लिए सहायक है तो आप जैसे उन हजारों डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए सहायक है जो परीक्षा देंगे 4th सेमेस्टर की। तो आप इसको जितना हो सके उतना फैलाइए, भेजिए दूसरे मित्रों के साथ ताकि सबका कल्याण हो सके। और याद रखने वाली बात यह है कि जब हम बात करते हैं कि सामुदायिक, यानी कि हम क्या कह सकते हैं इसको कि पाठ्य सहगामी जो क्रिया होती है, पाठ्य सहगामी जो क्रिया होती है तो उसका तात्पर्य होता है पाठ्य सहगामी क्रिया। इसमें क्या होता है कि इसमें संस्था प्लस समुदाय के बीच संबंध को देखा जाता है। संस्था और समुदाय के बीच के संबंध को देखा जाता है। और आप जानते रहिएगा प्रबंधन में आवश्यकता की पहचान करते हुए उसका नियोजन करना है, और नियोजन करने के बाद उद्देश्य को स्पष्ट कर लेना है। इस तरीके से आपका लेसन 1 समाप्त होता है, और आप इसको जितना हो सके फैलाइए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर के आऊँगा।